सामाजिक न्याय है जोड़ने की राजनीति। शिवम त्यागी, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं शुभ्रांश राय के पास जाऊंगी। हाँ, सामाजिक न्याय का अर्थ अगर एक ही खानदान के 35 लोगों को लाल बत्ती देकर मंत्री बनाना है तो माफ कीजिए, ना तो ये जेपी का सामाजिक न्याय है और ना लोकनायक का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सामाजिक न्याय के नाम पर एक ही परिवार, एक ही घर, एक ही चाचा मामा फूफा चाची बहन भाई भतीजा, अगर ये सामाजिक न्याय है तो माफ कीजिए, इस देश में फिर सामाजिक न्याय की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी। कोई सामाजिक न्याय नहीं है। बहुत सीधी बात है, जब सरकार में रहो गुंडागर्दी करो, अत्याचार करो, पिछड़ों पर पूरा उनका दमन करो, सत्ता में जब दूर हो जाओ तो कहो कि हमें दलितों की फिक्र है, हमें पिछड़ों की किसी की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो रिप्रेजेंटेशन देते, अगर फिक्र होती तो बनाइए ना किसी दलित को अभी सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर फिक्र होती तो उनके लिए काम करते, जब सत्ता में नहीं होते हो तो इस तरह की बातें करते। बहुत साफ है, सिर्फ अपना पारिवारिक एजेंडा सर्व करना है, उसके लिए देश में आग लगानी है, लोगों को जातियों में बांटो, संप्रदायों में बांटो, धर्म में बांटो, देश में जो है हर आदमी को एक दूसरे से लड़ा दो, उसके बाद इनका पॉलिटिकल पर्पस सर्व हो जाता है तो बात खत्म हो गई। ठीक है, लोगों को लड़ाने की पूरी ये राजनीति थी, पूरी ये कोशिश थी, और यही प्रधानमंत्री ने भी कहा, शुभ्रांश राय, कि कुछ एक वर्ग है लोगों का जिनको डर न लगने लगा है, अगर देश एकजुट हो गया तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये लगातार नए नए मौके ढूंढते हैं कि कैसे एक जाति को दूसरी से लड़ाया जाए, एक वर्ग को दूसरे से लड़ाया जाए, एक समाज को दूसरे से लड़ाया जाए। पद्मजा, आपको तो जुमला अच्छा लगता होगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के 5 लाख युवाओं का रोजगार छीन के टाटा एयरबस के प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से गुजरात ले गए। कितना अच्छा है ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती पे टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट तो ठीक लग नहीं रहा था, जो 10 लाख करोड़ का था। उससे सर मैं बहुत आदरपूर्वक ये कहना चाहूंगी कि आप कि महाराष्ट्र भी हमारे देश का ही एक हिस्सा है और गुजरात भी हमारे देश का एक हिस्सा है, और हाँ, भी बांट रहे हैं, और हाँ, तो एकता की बात कोई भी करेगा तो देश में किसी को भी अच्छा लगेगा। अगर कोई कहेगा कि एक रहिए, हम तो बचपन से गाते ही आए हैं। सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही मैडम प्लीज। पद्मजा जोशी जैसा हर कोई सक्षम नहीं है। अंकिता भंडारी के माँ बाप आज भी सड़कों पे घूम रहे हैं, वो भी उत्तराखंड है और ये दिल्ली है और ये नोएडा है। मैं जो महाराष्ट्र के युवाओं का हक छीनकर जो आदमी गुजरात ले जा सकता है, उसके लिए एक रहेंगे और देश रहेंगे सिर्फ एक जुमला है। सुनिए, 1 मिनट, पहली बात, हम राज्य मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। और फरमाइए, अरे शिवम सुनिए ना, जस्ट नॉट मेकिंग सेंस। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, ठीक है, उनको बोलने दीजिए। पहले आप कह रहे हैं जुमला है। नरेंद्र मोदी जी को किसने कहा एयरबस का प्रोजेक्ट आप महाराष्ट्र से गुजरात क्यों ले गए? क्या महाराष्ट्र में जमीन कम थी? महाराष्ट्र के युवाओं को वहां पे अपने राज्य में नौकरी पाने का अधिकार नहीं था? अभी तो सरकारी नौकरी तो आप वैसे ही नहीं दे रहे हो, सेना को आपने अग्निवीर बना दिया। लेकिन अगर प्राइवेट में भी कुछ व्यवस्था हो सकती थी तो बड़ा सा स्टेडियम कहां होगा जी? गुजरात चला गया। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट हम कहां गुजरात लेकर चले? सर ये बहुत दिलचस्प है कि आप ऐसे सारे तर्क दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं तर्कों के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने बोला कि बार बार ये बातें कह के सेना को बांटने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो अग्निवीर हैं वो दोयम दर्जे के हैं। महाराष्ट्र को गुजरात से लड़ाया जा रहा है, दक्षिण को उत्तर से लड़ाया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा? सर एक सेकंड मैं इसलिए ये बात सुनिए, मैं उनकी 2-3 बातें दोहरा दूं यहाँ पर, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि नहीं रुक, अरे आप मत दोहराइए। आप अंकिता भंडारी के जगह पे बैठ के एक बार देखिए, सर भंडारी को न्याय मिला। उस केस में कोई आपके जैसा ताकतवर नहीं हो सकता। नहीं, उस केस क्या होता है? तब आपने अपने हाथ में मुंह में दही क्यों? चलिए जवाब दीजिए, करण वर्मा जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी आपको सुनते हैं, आप बोलिए कि अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं मिला? तब पद्मजा जोशी चुप क्यों थी? सर मैं चुप बिल्कुल भी नहीं थी। जहां तक का सवाल है अंकिता भंडारी के केस का, उस आदमी के होटल को गिराया गया जितना मुझे याद है, वो आदमी खुद फिलहाल जेल में है। उनके पिताजी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उत्तराखंड में, उनको जेल भेजा गया, उनको पार्टी से निकाला गया है। और भुवन जी को भी पता है, वो भी उत्तराखंड से ही है। थोड़ा रुकिए, 10 सेकंड। और अंकिता भंडारी को बेशक न्याय मिलना चाहिए। 10 सेकंड। पर मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मेरा सवाल आपसे यह है, एक सेकंड शुभ्रांश जी, मुझे आपकी बातें सुनकर के एक सवाल जहन में, 10 सेकंड और फिर 10 सेकंड पहले सुनिए बात, उसके बाद सवाल करिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पिछले 11 सालों की चुनावी रैलियों में
सबसे ज्यादा मैं पिछड़ा हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं अपनी जात बताया, कौन किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। 50 से ज्यादा रैलियों के भाषण तो मैं। अब आप अंकिता भंडारी के मुद्दे से भी हट गए। पहले आपने एयरबस का जिक्र किया, फिर आप अंकिता भंडारी पे गए, अब आप मोदी जी की जाति पे आ गए। मेरा आपसे सवाल ये है, एक सेकंड, बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अपनी जाति बता के लोगों को जाति में बांट दिया। नहीं तो जिसकी जाति है, जिसको पता है वो बता सकता है। कुछ लोगों से पूछी गई थी संसद में पद्मजा जी की जाति है तो वो बता सकती है, लेकिन कुछ लोगों से अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया था, तो फिर उसके बाद कितना हंगामा हो गया था। आप बता दीजिए भैया, हर जगह आपके नेता की जाति मैं बोल सकता हूं, हर जगह प्रधानमंत्री हैं, मतलब पिछड़ी जाति से, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको इतनी क्या नाराजगी? मैं बोल सकता हूं। ठीक है, एक सेकंड करण वर्मा, इससे पहले कि आप इंटरवेंशन करें तो मेरे को यजुर्वेद आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड मेरे को ये लॉजिक समझा दीजिए। शुभ्रान जी मुझे आपको सारा मुझे ये लॉजिक बताइए, मेरे जाति की चर्चा आप मत करिए, करने का मन है जाति की चर्चा। सर जाति की चर्चा तो अब ऐसी मेनस्ट्रीम हो गई है कि सड़कों पर लोगों की जातियां पूछी जाती हैं। पर एक सेकंड, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, एक सेकंड मेरे को 30 सेकंड दीजिए मेरे को करण वर्मा। मैं आपका लॉजिक समझने की कोशिश कर रही हूं। शुभ्रान जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब किसी मंच से अपनी जाति बताते हैं तो वो जातिवादी राजनीति करते हैं, देश को जाति में बांट देते हैं। पर सड़क पर किसी पत्रकार से, किसी राह चलते आदमी से पूछ लिया जाता है तुम अपनी जाति बताओ, अपने मालिक की जाति बताओ, क्या है तुम्हारी जाति? क्या यह जातिवादी राजनीति है कि नहीं है? नहीं आ रही है शुभ्रान जी, पीसीआर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, पीसीआर से आवाज नहीं आ रही। पीसीआर बताएंगे आप, आवाज आ रही है? चलिए वापस जोड़ने की कोशिश करते हैं। करण वर्मा आप जवाब दीजिए, फिर मैं शुभ्रान जी से दोबारा ये सवाल पूछूंगी जब वो वापस हमसे जुड़ जाएंगे। करण वर्मा। नहीं, मेरा भी उसमें एक सवाल जरूर जोड़िएगा। शुभ्रांश जी ने जो यहाँ ज्ञान दिया, कांग्रेस पार्टी ने लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को, जो कि कथुआ रेपिस्ट्स के सपोर्ट में खड़ा हुआ, उसको टिकट दी और प्रियंका वाड्रा ने उनके साथ फोटो खिंचाई और स्टार कैंपेनर बनाया जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में। इससे ज्यादा निम्न स्तर की राजनीति क्या हो सकती है, जो पार्टी लाल सिंह, जो कि सपोर्टर है ऑफ द रेपिस्ट इन कथुआ रेप, उसको ना केवल टिकट देता है, स्टार कैंपेनर बनाता है। यह काम किया कांग्रेस पार्टी ने, जो यहां पर ज्ञान दे रही है। अब हमारे जो माननीय सपा के प्रवक्ता, मेरी उनसे भाई पहले तो रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एकदम से मत बोलिएगा, जरा मेरी बात सुनिए। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 2012 में आपने दलितों को जॉब प्रमोशन से क्यों डिमोट किया, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। दो और सवाल जोड़ता हूं। मोना आलम जी, जो आपकी प्रत्याशी थी, उन्होंने जब वोट जिहाद की बात करी तो क्या वो सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जब वो वोट जिहाद की बात कर रही थी? और जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए, आपकी सरकार ने कहा केवल मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको झड़प लगाई और कहा किस तरह का सेक्युलरिज्म आप करते हैं। कहा नहीं, ऑर्डर निकाल दिया। सोशल जस्टिस कहां गया? ठीक है।